दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका साथी मोहन कार्की और मेरे साथ में आज बातचीत के लिए हैं महेंद्र सिंह मेहरा जी, जो कि खाकर और पोस्ट ऑफिस जाख अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। आप शारीरिक शिक्षक भी हैं और साथ में एथलेटिक्स के कोच भी हैं। आपका कार्य क्षेत्र बीएन कॉलेज उदयपुर रहा है। अभी वर्तमान में आप अपने गृह जनपद गांव अल्मोड़ा में हैं और आज हमारे साथ में हैं। तो महेंद्र भाई, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी में। नमस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। जैसा कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और जिसको हम मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं, अगर हम खेलों के संदर्भ में आपसे जानना चाहें तो आप इस खेल दिवस के पीछे की मंशा और इसको क्यों मनाया जाता है और इसका क्या फायदा हो सकता है मनाने का, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे एक एथलेटिक कोच और शारीरिक शिक्षक होने के नाते। जी कार्की जी, खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु और समाज में सामाजिक सौहार्द बढ़ाने हेतु पूरे भारत में 29 अगस्त को खेल दिवस बड़े जश्न और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह खेल दिवस मनाने का श्रेय जो है मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है, हॉकी के खिलाड़ी थे। 29 अगस्त 1905 को उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। उनके जन्म दिवस को हम खेल दिवस के रूप में, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भारत में मनाते हैं। खेल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ी रहे। उन्होंने 1928, 1932, 1936 में हॉकी में 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया और उनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। हॉकी के जादूगर के नाम से उनको लोग जानते हैं। 1926 से 1949 तक 23 वर्षों तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेली। कुल 185 मैच खेले और 570 गोल हॉकी में उन्होंने किए। ध्यानचंद जो उनको कहा जाता था, एक ध्यानचंद के बारे में एक आपको खास बात बताऊं, चांदनी रात में जो उजाले वाली रात होती है उसमें वो रात को हॉकी की प्रैक्टिस करते थे, रात को खेलते थे, इसलिए उनको ध्यानचंद, ध्यान लगा करके खेलते थे तो उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। और 1956 में उनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1969 में भारतीय डाक विभाग ने मेजर साहब की मृत्यु के बाद दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रख दिया। अभी उनको भारत रत्न देने की मांग हो रही है। खेलों के क्षेत्र में ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है और ध्यानचंद जी जिस हॉकी खेलते थे उसको जादू की छड़ी कहा जाता है। मैं एक बात आपको बताऊं, जब जर्मनी में जो ओलंपिक गेम हुए थे तो उसमें उस समय हिटलर का शासन वहां पर था। जब ध्यानचंद जी ने लगातार एक के बाद एक गोल किए थे तो हिटलर ने उनकी हॉकी में कहा था कि ये जादू की छड़ी है, इसमें स्प्रिंग लगी है। उनकी हॉकी को तोड़वाया गया, उसमें उसको चेक किया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं निकला। फिर हिटलर ने उनको अपने यहाँ नौकरी के लिए आमंत्रित किया, पर लेकिन उसको उन्होंने देश सेवा को ध्यान में रखते हुए उस चीज को भी ठुकरा दिया था। अभी हॉकी की खिलाड़ी वंदना कटारिया अपने उत्तराखंड की हैं, उन्होंने की में हॉकी की टीम में रही हैं, जो ओलंपिक खेलने गई थी, उनको भी सरकार ने सम्मानित किया है। हॉकी के क्षेत्र की ये थी नॉर्म जो बातें खेल दिवस मनाने की। बिल्कुल। तो आपने ध्यानचंद जी के बारे में लंबी बात करी और खेल दिवस के बारे में प्रकाश डाला। अगर हम पहाड़ों की बात करें, आपके गांव की बात करें, मैं अपने गांव की बात करूं या अपने अगल बगल के क्षेत्र की बात करें, तो एक एथलीट होने के नाते और शारीरिक शिक्षक होने के नाते आप क्या स्थिति देखते हैं पहाड़ों में खेलों की? देखिए, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी, पहाड़ के समाज का रुझान खेलों के प्रति नहीं होगा। देखिए, जैसे 9 ग्रह होते हैं तो 10वां ग्रह सरकार भी होती है। सरकार भी एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह होता है। देश काल परिस्थितियां सरकार की पर डिपेंड करती हैं। सरकार इस तरह की नीति बनाए, हम इस तरह का सोचें। जैसे मैं आपने एक क्वेश्चन पूछा, उससे पहले मैं एक आंकड़े पर आपको ले जाना चाहता हूं। नीरज चोपड़ा का नाम आप शायद जानते हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं एथलेटिक्स के थ्रू, एथलेटिक्स गेम में। तो क्योंकि थ्रोइंग की प्रतियोगिता एथलेटिक्स के अंतर्गत आती है, भाला फेंक में उन्होंने जीता, तो 450 दिन उनको ट्रेनिंग दी गई, स्पेशल ट्रेनिंग। और उसके बाद 177 जेवलिन उन्होंने यूज किए और 32
खिलाड़ियों को भारत सरकार ने ट्रेनिंग दी। अब मैं बताऊं, मीराबाई चानू भी ओलंपिक में गई, उन पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। दिनेश फोगाट पर 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुआ। नीरज पर 7 करोड़ रुपए ट्रेनिंग में खर्च किया गया। तो ये एक विशेष तरह की ट्रेनिंग आप तब दोगे। आपने कहा सुविधाओं की बात हम पहले करते हैं, ट्रेनिंग कहां पर दोगे? जहां पर स्थान होगा, पहले हमको स्थान निश्चित करने पड़ेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रतिभाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक निश्चित इन्वायरमेंट चाहिए और सरकार की नीति भी उस तरीके की होनी चाहिए जो पहाड़ में कमी दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ में बिल्कुल कम है। पहाड़ में अगर अभी ये नहीं है कि बिल्कुल ज़मीनों का अभाव है, जगहों का अभाव है, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं पर भी हमको 200 मीटर लंबा और 100 से 150 मीटर चौड़ी जगह मिल सकती है, जिसमें एक एथलेटिक्स का ट्रैक बन सकता है। ट्रैक, उसमें दौड़ होगी, उसमें कूद होगी, उसमें थ्रोइंग प्रतियोगिताएं होंगी, उसमें लोग आर्मी की प्रैक्टिस भी कर लेंगे बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ का आदमी आर्मी में बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद उसके अंतर्गत, उस ट्रैक के अंतर्गत हम एक हॉकी का कोर्ट भी बना सकते हैं। हॉकी के कोर्ट में फुटबॉल का भी कोर्ट बना सकते हैं, वॉलीबॉल का कोर्ट भी बना सकते हैं, कबड्डी का भी बना सकते हैं। तो हमको इतनी ही जगह चाहिए, पहले हमें जगह उपलब्ध करानी चाहिए। पहाड़ों में छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे स्टेडियम बनने चाहिए। तो जो आप कह रहे हैं कि इस तरीके की सुविधाएं हमें अगर हो जाएं तो पहाड़ में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड के हैं, पहाड़ों के। जैसे मैं आपको हरियाणा का उदाहरण देता हूं, जबकि हरियाणा में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। हरियाणा में 2 गांवों के बीच में एक बहुत बड़ा स्टेडियम होता है, जहां जिम खाना भी होता है, जहां ट्रैक होता है, जहां सारे चीजें होती हैं, सुविधाएं होती हैं। वहां अगर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडल जीतता है तो उसको भी पैसे मिलते हैं, उसको आर्थिक सहायता भी मिलती है, आर्थिक, सामाजिक, सब तरह से सहायता मिलती है, तो वो लोग आगे जाते हैं। तो ऐसा ही उत्तराखंड में भी शुरू होना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले तो मानसिक रूप से उन युवकों को या उन खेल के प्रतियोगियों को तैयार होना पड़ेगा ताकि वो आवाज उठाएं। फिर जनप्रतिनिधि को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और जब लोग और जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व होते हैं तो फिर सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो खेल के लिए जो एक उचित जो पॉलिसी के तहत जो मापदंड होते हैं उनको लागू करे। तो यानी कि पूरा एक तरीके से लोग, एक तरीके से जनप्रतिनिधि और दूसरा सरकार, तीनों के साझे प्रयासों से ही एक सकारात्मक वातावरण पहाड़ में बन सकता है जी। अगर ऐसा है, अभी सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसी व्यवस्था न हो पाई, तो ऐसी स्थिति में क्या हम लोग किस तरीके के कदम उठा सकते हैं स्वयं के स्तर पर और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर और सरकार के स्तर पर? छोटे छोटे क्या प्रयास किए जा सकते हैं ताकि हम उस दिशा में आगे बढ़ सकें? देखो, खेल जो है व्यक्ति को शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है, बीमारियों से दूर रखता है। अगर खेलों के क्षेत्र में आप चॉइस लेते हैं तो उससे आपकी उम्र भी बढ़ती है। तो उसके लिए छोटे छोटे प्रयास क्या होने चाहिए? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रामीण स्तर से, अपने घर से इस तरह का, घर से पड़ोस तक माहौल बने, पड़ोस से गाँव में माहौल बने, गाँव में कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं प्रधानों की तरफ से या विकास खंड की तरफ से, विकास खंड का जो खेल का कार्यालय है, जिले का खेल का कार्यालय है, वो इस तरह की प्लान बनाए ताकि जहां की जैसी भौगोलिक स्थिति है, जहां जैसी परिस्थिति है, कहीं बड़ा ग्राउंड नहीं बन सकता है लेकिन कबड्डी का कोर्ट तो बन सकता है, कहीं योगा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे हॉकी खेले, सारे ध्यानचंद ही बने। तो सन 2018 के बाद खेल रत्न पुरस्कार में भी कुछ कुछ चेंजेज हुए। 1991-92 में खेलों के क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए पहले 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता था। उसके बाद इसको 7,50,000 का पुरस्कार कर दिया गया। 30 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन किए जाते हैं जो खेल रत्न पुरस्कार होता है। 1991-92 में किसी भी खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता था। 2018 के बाद एक पदक दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और कुछ नकद राशि दी जाती है। देखिए, माहौल तो ऊपर से ही पैदा होगा, सुविधाएं ऊपर से ही बढ़ सकेंगी। हमारे पास जमीनें भी हैं, तभी हमारा खेल दिवस मनाना का संकल्प साकार होगा। तो एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत बार खबरों में, टीवी में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में हमको खबरें मिलती हैं कि जैसे कुछ जन नेताओं के नाम पर स्टेडियम्स के नाम रखे जाते हैं, खेल मैदानों के नाम हो जाते हैं, और जबकि असल में खेल खिलाड़ियों से जुड़ा होता है। तो आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने जायज़ बात कही। एक खिलाड़ी के सम्मान के लिए मैं ध्यानचंद जी के नाम को लेकर के, क्योंकि आज ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, उसी को नाम को लेकर के आपकी बात का जवाब भी देता हूँ
ध्यानचंद जी, एक बार क्या हुआ कि एक दिन ध्यानचंद जी कोई गोल नहीं कर पाए और टीम मैच हार गई। उन्होंने 4 बार गोल पोस्ट के ऊपर लगते हुए, गोल पोस्ट को टच करते हुए उनकी जो बॉल है, हॉकी की बॉल, वो निकल गई। लेकिन उसके बाद देखा गया, उनके भाई से पूछा गया, भैया ध्यानचंद आज कोई गोल नहीं कर पाया और गेंद इतने 3 इंच से या 2 इंच से नीचे से निकली। तो उन्होंने कहा, देखो गोल ध्यानचंद जी ने गोल सटीक किया था, लेकिन गोल पोस्ट छोटा था। ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर खाली नहीं कहा जाता था, क्योंकि जो खेलों में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं उसी के नाम से अवार्ड भी या स्टेडियमों के नाम भी होने चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी के लिए बड़े सम्मान की बात होगी और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भी जागृत करेंगी और खेल भावनाओं को जागृत भी करेंगी। और ये पहले से परंपरा जो चली आ रही है, विभिन्न प्रकार के अवार्ड विभिन्न स्टेडियमों के नाम, राजनेताओं के नाम पर, शायद ये वर्तमान परिस्थितियों में खिलाड़ियों के मनोबल को कमजोर करने वाली बात होगी। इसमें सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई। आज खेल दिवस के उपलक्ष्य में आपसे मुलाकात हो गई और आप शारीरिक शिक्षक होने के साथ साथ एथलीट भी हैं और युवाओं में खेल के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए आप हर संभव प्रयास करते हैं। आज हमारे बीच में आ गए तो ये हमारा भी सौभाग्य होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में भी आप स्नेह युवाओं को प्रेरित करने के लिए इस तरीके से मिलता रहेगा। जी, कुमाऊं वाणी का बहुत बहुत धन्यवाद जन जागृति के मुद्दों को उठाने के लिए और युवाओं को जागृत करने के लिए और हमारी बातों को युवाओं तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।